कोई होमवर्क तो नहीं था सर? ये बुक्स हैं अवेलेबल आपके पास? हम खुद अगर आ गए हैं तो बुक भी होनी चाहिए थी। पेज नंबर 35 निकलेगा तो होमवर्क एक देने लगा हूँ, अगर नहीं भी बुक है तो नोट कर लें पेज नंबर। यार लेनी थी यार, प्लीज क्या हो गया? पेज 35 क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था, डीएनडी। ये 2 क्वेश्चन जरा होमवर्क रखें, 1-2 दिन जरा रिवीजन कर लें। फिर आज का दिन ट्यूसडे, थर्सडे को फिर टेस्ट देना आपने लीज का और ये मिला के जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक आ रही है? और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना जरा। कौन से 2 क्वेश्चंस कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 पेज 35 एंड पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 3। तो जरा 1-2 दिन जरा रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद फिर आपने थर्सडे को काइंडली फिर टेस्ट भी देना है। पढ़ाई अब मेरा ख्याल स्टार्ट कर ही लें सही तरह। कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड? ये फंक्शनल करेंसी वगैरह समझ आ गया था? क्या होती है फंक्शनल करेंसी? इस तरह करें, पेज नंबर 30 भी जरा निकालें। ये तो मैंने कल डिस्कशन की थी आपसे। ये जरा पेज नंबर 30 पे भी एक नजर पड़िएगा जरा। पेज नंबर 30 के स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे आए जरा। फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी वगैरह हेडिंग्स लिखी होंगी, मिल गया? तो पेज नंबर 30 भी जरा एक नजर पढ़ लें और 2 क्वेश्चंस भी जरा फाइनल करें। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए रजिस्टर का एक नया पेज निकालो। जी लीज को मिला लेंगे जितना पड़ा है, मिक्स करके कर लेते हैं लीज। हाँ आज जरा ये IAS 21 जरा रिवाइज करें थोड़ा सा। कल फिर मैं लीज के भी 1-2 क्वेश्चंस कह देता हूँ। तो कोई नहीं, जरा एक मुनासिब सा छोटा सा बड़ा सा करके पढ़ाई शुरू करें सर। रजिस्टर खोलें सर, एक नया पेज निकालें। एक हेडिंग लिखें, इनकम टैक्सेस। IAS 12 हमारे सिलेबस की आप कह लें फर्स्ट मेन डिस्कशन आपके सामने आ रही है। सर क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आप लोग, ये मैं बल्कि पहले पूछ लेता हूँ, आप लोगों में से कितने हजरात ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ? क्वेश्चन मैं रिपीट एक और कर लूँ, कितने लोग हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं अभी साथ? बस एक ही। अब कोई ऐसे साहब जिन्होंने ना पढ़ा हो और ना इस वक्त पढ़ रहे हो? इसका मतलब मेरे जैसा कोई भी नहीं है। तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बड़ा जो पढ़ा हुआ है उसकी कुछ हमने बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से कोई ऐसा भी है जिसने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट ना तो पढ़ा है ना पढ़ा है, फिर भी टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर जो मैं बता रहा हूँ बस
कोशिश करूंगा कि सही बता दूं। जिन हजरात ने पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं वो यकीनन कोई अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की बहस बीच में आएगी तो इंशाल्लाह मेरी हेल्प करेंगे कि आपने वहाँ क्या पढ़ा हुआ है। तो ज़्यादा खतरा वैसे मुझे उन्हीं से है जिन्होंने कहा कि हमने पढ़ा हुआ है, तो उनसे बहस शायद होती रहेगी। वरना खैर हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जब मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बातें करूँगा तो जिन लोगों ने पहले बेटा पढ़ा हुआ है आप ज़रूर रिकॉल कीजिएगा, और कोई चीज़ अगर डिस्टर्ब कर रही होगी तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रजिस्टर का एक नया पेज पे आपने हेडिंग लिख ली है इनकम टैक्सेस, और इस स्टैंडर्ड का रेफरेंस है आई एस 12। हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में 3 चीजें पढ़नी है, ये लिखते जाए जरा साथ साथ। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है करंट टैक्स, फिर एक टैक्स होता है डेफर्ड टैक्स, और फिर एक थर्ड टाइप ऑफ टैक्स भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से होता है प्रायर पीरियड टैक्स। तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, नहीं है, जरा डेप्थ ज्यादा है, इसलिए शायद साथ साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम तभी बनती है जब चीजें साथ साथ ना कोशिश की गई हो, वरना इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप। बेहतरीन एक डबल एंट्री की रिवीजन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डबल एंट्री एक बड़ी अच्छी सी रिवीजन है, और पुराने सारे टॉपिक्स भी शायद बीच में कहीं ना कहीं मिक्स होंगे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जरा नाम बोल दें। आज इनिशियली हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे करंट टैक्स से, तो नेक्स्ट अलहदा हेडिंग लिखें करंट टैक्स। इनिशियली थोड़ा सा जरा लिख के करना जरा। करंट टैक्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड। वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे कैलकुलेट होता है उसे बोला जाता है करंट टैक्स। अब यहां मैंने एक टर्म लिखी है टैक्सेबल प्रॉफिट। दो तरह के प्रॉफिट्स का हमें आइडिया होना चाहिए, एक टर्म होती है टैक्सेबल प्रॉफिट, और उससे पहले बल्कि आप एक दूसरा पहले प्रॉफिट डिस्कस कर लेते हैं। आप लिखें पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट। IAS 12 के इस डिस्कशन में 2 तरह के प्रॉफिट्स डिस्कस होंगे, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और फिर उसके अगेंस्ट एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। तो पहले जरा अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिफाइन कर लें। प्रॉफिट which is calculated as per the requirements of IFRS International Financial Reporting Standards। सॉरी एक सेकंड। Profit which is calculated as per the requirements of IFRS। अगर एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया जा रहा है तो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो लोग जरा लेट ज्वाइन कर किया उन्होंने प्लीज यहाँ तक लिख के इकट्ठे हो जाए जरा।
जी सर, अपने वर्ड्स में जरा बताएं करंट टैक्स कैसे कहते हैं? वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे कैलकुलेट होता है उससे बोलते हैं करंट टैक्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट जरा मुझसे सुने कैसे कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाना, कहाँ से शुरू होती है? कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह 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 वगैरह। अगर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बना रहे हैं और आपके जहन में वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स है, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं और आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जब प्रॉफिट अल्टीमेटली कैलकुलेट होगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। मसलन फॉर एग्जांपल, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन आती है? और अगर आपके जहन में IAS 16 है, मे बी कॉस्ट मॉडल, मे बी रिवैल्यूएशन मॉडल, और जो भी आपका मॉडल है उसके मुताबिक आप IAS 16 को फॉलो करके डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर रहे हैं, तो क्या ये आपने अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज की है? क्या मतलब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? एक ऐसी डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे है। IAS 23 जरा जहन में लाएं, कौन सा IAS 23? तो IAS 23 की रिक्वायरमेंट है कि बोरिंग कॉस्ट ने प्रॉफिट एंड लॉस में आना है अनलेस 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 कोई क्वालिफाइंग एसेट हो, तो उस केस में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वालिफाइंग एसेट है, आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे थे, तो आपको पता था कि अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ये इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए? कैपिटलाइज होने का मतलब एसेट की कॉस्ट में होना चाहिए, एंड सो ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस की सारी चीजें अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे IAS 2 जहन में लाएं, इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कर रहे होंगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर आपने वो क्लोजिंग स्टॉक एज पर IAS 2 मेजर किया है, तो आपने ये सारी वर्किंग्स करते हुए अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है जो हम नॉर्मली करते हैं, हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए क्या जहन में रखते हैं? तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हमारा जब प्रॉफिट आ रहा है उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन हुई हुई है, तो ऐसा प्रॉफिट कहलाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसी के अगेंस्ट एक और टर्म होती है, अभी ना लिखिएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट। इन्हीं वर्ड्स को जो मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए लिखे हैं, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे अप्लाई किया जाए तो अब क्या वर्ड मीनिंग होगा? एक ऐसा प्रॉफिट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स को ज़हन में रख के बनाया जाए, उस प्रॉफिट को फिर कहेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट। हम अपनी अकाउंटिंग किस तरह करते हैं? हमेशा अकाउंटिंग करते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे। इट मींस हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन टैक्स जो होता है वो अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे नहीं देना, वो अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे देना है। अब थोड़ा सा टैक्स ध्यान में लाना है और आसान सी बात से शुरू करते हैं। क्या इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स में कोई डिफरेंस है? अगर फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंस ना हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ही क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। लेकिन डिफरेंसेस हैं, छोटे से डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की है आप लोगों ने कभी? डेप्रिसिएशन पे एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बड़ा डेप्रिसिएशन के अपने रूल्स हैं, वहां हमेशा WDV से रेट मल्टीप्लाई होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सॉर्ट ऑफ अप्लाई हो रहा होता है। फिर शायद वहां इनिशियल अलाउंस का भी कॉन्सेप्ट है, वहां रेट्स एप्लीकेबल हैं, फुल ईयर पॉलिसी है, हर एसेट का कोई रेट डिफाइंड है, 15 20 30% वगैरह समटाइम फुल ईयर पॉलिसी भाई कह रहा है। लेकिन IAS 16 जरा जहन में लाएं, IAS 16 में कोई रेट्स डिफाइंड नहीं है, मेथड भी एक से ज्यादा है, हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, मशीन आवर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। फिर कॉस्ट मॉडल के साथ साथ रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में लाएं, वहाँ रिवैल्यूएशन मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं सुना होगा। फिर वापस आए, IAS 36 इम्पेयरमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये इम्पेयरमेंट्स वगैरह की भी कोई बहस नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन IAS 16 डिफरेंट हो जाती है। हमारी का मतलब हम कौन है, हम अपने आप को अकाउंटेंट समझ के वर्किंग करेंगे, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो जाती है।
तो क्या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाएगा? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई डिफरेंस ना हो तो फिर क्या ही क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डिफरेंसेस हैं, मैंने सिर्फ अभी आपको डेप्रिसिएशन का आइडिया दिया है, और ना ऐसा ऐसा इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज और डिस्कशन हम कंप्लीट करते हैं। तो बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो देयर पर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाता है। अब हम अकाउंटेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन टैक्स की वर्किंग करने के लिए हमें फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ती है। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेस बना के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, लेकिन अब करंट टैक्स अगर आपने कैलकुलेट करना है उसके लिए फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की हमें जरूरत पड़ती है। इससे पहले मैं कोई और बात करूं, जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखें, मुझे जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनवाएं जो हम बनाते हैं। सेल आगे बोलते रहे, कॉस्ट ऑफ सेल आगे, ग्रॉस प्रॉफिट आगे, अदर इनकम आगे, अदर इनकम आगे आगे प्लीज, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चलें, एडमिन एक्सपेंसेस से आगे नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन अब अलग तो कहीं नहीं होती है। डेप्रिसिएशन अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगी, अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड है एडमिन एक्सपेंसेस में होगी, अगर सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो सेलिंग में होगी, सैलरीज भी फैक्ट्री की हैं तो वहां होंगी कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वगैरह में। बाई नेम तो हम मेरे ख्याल एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं। डेप्रिसिएशन कहाँ होगी? डिपेंड करता है, फैक्ट्री की है तो कहाँ होगी? कॉस्ट ऑफ सेल में, हेड ऑफिस की है तो सेलिंग डिपार्टमेंट की है। तो हम तो मेरे ख्याल इस समराइज फॉर्म में कुछ वर्ड्स लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, एडवांस एक्सपेंसेस कितने हैं, सेलिंग कितने हैं, आगे बताएं क्या है। ऑपरेटिंग भी बेटा मेरा ख्याल वर्ड पुराना हो गया, क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हैं यार। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही को तो एडमिन सेलिंग में ब्रेक करते हैं यार, को खुदा का नाम ले। सर मैं कहीं पीआरसी की क्लास में तो नहीं खड़ा सर, प्लीज मेरा इम्तिहान ना ले, मुझे पता भी नॉन करंट एसेट आपने बोलना है, प्लीज जुल्म ना करें, एडमिन एक्सपेंसेस से आगे चलें। फाइनेंशियल चार्जेस यार खुदा के लिए, फाइनेंशियल चार्जेस से और आगे चलें। अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो क्या आएगा? अब सेल लिख रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो रही होगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अदर इनकम ऐड हो रही होगी, एडमन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, तो अदर एक्सपेंसेस हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पे रुक के शायद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और उसके बाद फिर टैक्स की बहस शुरू होती है। फिर टैक्स की बहस शुरू होती है। अब टैक्स जो आपने F1 में अगर थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ तो आपने जस्ट एक टैक्स का शायद वर्ड सुना होगा, लेकिन अब मैंने अपना पेज देखे रजिस्टर का जो भी लिख रहे हैं आप ऊपर स्टार्ट में, ये टैक्स के अब कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रायर पीरियड टैक्स, उसमें से फिलहाल हम करंट टैक्स पढ़ रहे हैं। तो आप बोर्ड में जरा देखें, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारी कैलकुलेशन में यूज, हमारी प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, ये फॉर द पर्पस ऑफ IAS 12 अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। क्या ये सारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगाते आते हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया होगा? हमने कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को बेस नहीं बनाया, हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होता है, दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ IAS 12। जस्ट एक सेकंड में एक छोटी सी लाइन और लिख दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स in statement of profit and loss is called as, means to say, मैं कभी आपके सामने अगर वर्ड बोलूं अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो यकीनन वो एक ऐसा प्रॉफिट है जो स्टैंडर्ड्स की बेस पे कैलकुलेट होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किस प्रॉफिट को अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कहते हैं, या नेट प्रॉफिट को कहते हैं? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज द इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस is called as accounting profit। आपने टैक्सेबल प्रॉफिट की हेडिंग तो नहीं लिखी थी, तो पहले एक और सेंटेंस भी लिखना है अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर। बाकी देख लें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अभी शायद जरूरत नहीं है, मैं फर्दर भी बाद में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो उस वक्त बन जाएगी शायद। क्या होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो एक ऐसा प्रॉफिट जिसको कैलकुलेट करते हुए आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को ज़हन में रखा है, और हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसे फाइनली अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद फिर टैक्स ने भी प्रेजेंट होना होता है, और टैक्स के फिर 3 कंपोनेंट्स हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एंड प्रायर पीरियड टैक्स। इट मींस टैक्स की इस हेडिंग में फिर फर्दर 3 हेडिंग्स आया करेंगी। उसके बाद फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर सम ऑफ टैक्स लेस हो जाए फिर फाइनली आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कम ऑन यार, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे बनेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा इन द इक्विटी। हमने कभी पहले अकाउंटिंग में टैक्सेबल प्रॉफिट डिस्कस नहीं किया है। हम हमेशा कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन आज क्या बहस शुरू हुई है कि अगर आपने करंट टैक्स निकालना है, आप पहली डेफिनेशन जरा दोबारा देखें करंट टैक्स की। करंट टैक्स किस प्रॉफिट पे होता है? करंट टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाया हुआ है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने हमारे मुताबिक, हमारे टैक्स लॉस के मुताबिक जो प्रॉफिट है उसकी बेस पे टैक्स देना है। तो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमें फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब एक डेफिनेशन जरा इसकी भी लिख लेना, यहाँ तक नोटेड है प्लीज। आ जाए टैक्सेबल प्रॉफिट्स भी डिफाइन करें। प्रॉफिट विच इज calculated as per requirements of income tax ordinance। Profit which is calculated as per requirements of income tax ordinance। एक ऐसा प्रॉफिट जिसे कैलकुलेट करते हुए आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट जहन में हो, तो देन जो प्रॉफिट अल्टीमेटली कैलकुलेट होगा वो फिर क्या की बजाय क्या कहलाएगा? प्लीज, क्या की बजाय क्या कहलाएगा? अब मैं 1 मिनट यहाँ रुक रहा हूँ, आप एक नजर देख भी लें, और मेरी किसी बात में अगर कोई कन्फ्यूजन आई है तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग एक नजर रिवाइज कर रहे हैं। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप चल रहे हैं साथ? जी क्लियर है जी सारे? क्लियर है सर? होता बेटा फिर आप कुछ इस तरह से है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाएं। हम अकाउंटेंट्स जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे, तो हमारा एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा ईयर एंड पे। सही बोल रहा हूँ? लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हुआ। इसके बाद आपने हेडिंग लिखनी है टैक्स। टैक्स में पहली हेडिंग लिखनी है करंट टैक्स। अब करंट टैक्स क्या 5 लाख पे कैलकुलेट होना है? क्या ये 5 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट है या टैक्सेबल प्रॉफिट है? ये तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। और करंट टैक्स किस पे कैलकुलेट होना है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे।
हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पहले क्या कैलकुलेट होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन करंट टैक्स की वर्किंग अगर हमने करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस हो सकता है? क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो तरीका फिर ये होता है कि आप करंट टैक्स की वर्किंग के लिए, करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आप एक वर्किंग में चले जाएंगे, कौन से पेज पे थे और कौन से पेज पे पहुंच जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला पेज बना रहे थे, क्या सामने आया? अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है? करंट टैक्स। इस कैलकुलेशन के लिए कहां पहुंच गए? एक वर्किंग वाले सफे पे पहुंच गए। कौन सा सफा छोड़ दिया, कौन सा सफे पे आ गए? ये प्लीज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सही क्लियर करें प्लीज। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला पेज हमने वक्ती तौर पे छोड़ दिया है, वर्किंग वाले पेज पे गए, हेडिंग लिखी करंट टैक्स। क्यों गए इस वर्किंग वाले पेज पे? ताकि करंट टैक्स कैलकुलेट कर सकें। करंट टैक्स की कैलकुलेशन का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट आप रखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही काउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है? तो मैंने कहां से देख के कहां लिख लिया? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले पेज से 5 लाख देख के वर्किंग वाले पेज पे लिख लिया। अब जरा वर्किंग वाला पेज अपने सामने रख रहे हैं राइट साइड पे। इस 5 लाख में हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट्स किए हुए और हम चाह रहे हैं कि ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ये टैक्सेबल प्रॉफिट्स में जरा कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम फिर इसकी बेस पे करंट टैक्स की वर्किंग करें। बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं। इनिशियली डिस्कशन करते हुए सिर्फ डेप्रिसिएशन की एक एग्जांपल से थोड़ी सी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ। क्या हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को लेस किया होगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मींस IAS 16 के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन हमारी एसेट्स की बनती होगी उसने हमारे इस प्रॉफिट को इफेक्ट किया होगा। हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, उसकी वजह से हमारा ये प्रॉफिट कम हो गया होगा। लेकिन टैक्स वाले बेटा अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं करते। टैक्स वाले अपनी डेप्रिसिएशन मींस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे जो डेप्रिसिएशन बनेगी उसे अलाउ करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेप्रिसिएशन कहलाती है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे अगर आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे बोलेंगे फिर टैक्स डेप्रिसिएशन। हमने कौन सी डेप्रिसिएशन लेस की होगी? लेकिन टैक्स वाले हमें अलाउ करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करना अलाउ करेंगे। देयरफॉर हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। फिगर मैं सिंपली अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 1,20,000। यार डेप्रिसिएशन तो लेस नहीं होती, ऑलरेडी लेस हो गई होगी, प्रॉफिट है, हम उसे ऐड बैक करके कैंसिल कर रहे होंगे और उसका इफेक्ट कैंसिल करने के बाद हम क्या ढूंढ के लेस कर लिया करेंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन अगर गिवन होगी तो एज इट इज ले लेंगे, कैलकुलेट करना पड़ी तो इंशाल्लाह कैलकुलेट किया करेंगे। लेट्स अज्यूम कैलकुलेशन के रिजल्ट पे कैलकुलेटर पकड़ें, 95,000 टैक्स डेप्रिसिएशन आई और सपोज और कोई डिफरेंस नहीं है, इंशाल्लाह बाकी डिफरेंसेस की मैं बात करता हूँ। जरा प्लस माइनस करके फिगर काइंडली बताइएगा। सॉरी 525,000 बेटा, ये जो कैलकुलेट हुआ है इसका नाम क्या की बजाय क्या होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है अब ये अब टैक्सेबल प्रॉफिट कहलाएगा। क्या इस प्रॉफिट को हमने अपने टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट कर लिया है? यकीनन बहुत से डिफरेंसेस हैं, आपको मेरे से ज्यादा याद है, इंशाल्लाह वो सारी मैं बात करता हूँ। सिंपली कौन सी एग्जांपल इस वक्त आपके सामने मैंने रखी है? डेप्रिसिएशन की। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड है। एडलेस समझ आ गया है? देन बेटा उसके बाद जब टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाते हैं तो फिर इन टैक्सेबल प्रॉफिट से रेट मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन रेट की मल्टीप्लिकेशन मेरी तरफ से सुनने से पहले आप जरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ध्यान में लाएं। जरा आपने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स पढ़ा हुआ है आपने उसमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, और जब आगे गए तो एओपी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्संस, नहीं आपने बिजनेस इनकम वो वाली तो सारी पढ़ी हुई, सैलरी वगैरह वगैरह, लेकिन आपने दो तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स का टैक्स पढ़ा हुआ है। एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है या एक एओपी अगर बिजनेस कर रही है। एक थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस भी है, दैट इज कंपनी, वो आपके सिलेबस में नहीं था।
लेकिन हमने जो डिस्कशन करनी है वो सारी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में करनी है। इन अदर वर्ड्स, सोल प्रोप्राइटर हो या एओपी हो, इनके स्लैब रेट्स है। अप टू इतना तो ये रेट है, उससे अबव है अप टू इतना, एक पूरा स्लैब रेट्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कंपनीज में स्लैब रेट्स नहीं है, इसमें एक ही रेट होता है जो शायद 29 तक अब आ गया शायद। तो हमारी बहस में एओपी भी नहीं है, इंडिविजुअल भी नहीं है, इट मीन स्लैब रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहस में नहीं है। हमें सिर्फ कंपनी के एंगल से एक रेट चाहिए होगा, और रेट भी आपको कोई याद नहीं करना, एग्जामिनर आपको खुद बताएगा, और वो जितना भी रेट बताएगा अकॉर्डिंगली हमने उसको यूज करना है। लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि टैक्स रेट 30% है। स्लैब रेट्स जहन में नहीं आने चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है प्लीज? क्लियर है मेरी बात? कैलकुलेटर उठाएं। अब ये 30% आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आंसर बताएं। 157,500 आपने सॉल्व किया है बाय मल्टीप्लाइंग द रेट विद द टैक्सेबल प्रॉफिट। देयरफॉर ये जो फिगर आई है, दिस फिगर इज कॉल्ड एज करंट टैक्स। क्या होता है करंट टैक्स? प्लीज यार, क्या होता है करंट टैक्स? एक ऐसा टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे। तो आपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स का जो रेट लगा के फिगर निकाली है, दिस इज कॉल्ड एज करंट टैक्स। रुके प्लीज, आपके लिए लिखा है, बताता हूँ कैसे लिखना आपने। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? देन बेटा, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, कंपनी है, टैक्स उसका एक्सपेंस है, कंपनी के लिए टैक्स एक्सपेंस है। तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, अब इस एक्सपेंस ने रिकॉर्ड होना है। क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और एक और चीज थोड़ी सी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में लाएं जरा, ये जिस दिन ईयर एंड पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है, ये उसी दिन नहीं पे होता है। कुछ के लिए 30 सितंबर भी डेट है, कंपनीज के लिए शायद 31 दिसंबर भी डेट है। तो हमेशा इनिशियली ये एंट्री आप पहले अक्रूवल बेसिस पे जहन में लाएंगे, विच मींस करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। हाँ, जब कभी पे होगा तब प्लीज एंट्री क्या होगी? पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस की एंट्री जरा प्लीज बोल देंगे तो दोबारा, फर्स्ट की एंट्री जरा दोबारा ट्राई करें, बोल के फूल फिर फंसा हुआ वर्ड 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 प्लीज। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, current tax payable credit by how much in this case? 157,500। ये सब कुछ हमने वर्किंग में किया। वर्किंग में करने के बाद एक एंट्री हमने जहन में रखी, बात मेरे प्लीज कंप्लीट कर लेना जरा। ये एंट्री आप जहन में रखें। ये एंट्री करने के बाद, फिगर सॉल्व करने के बाद, मैं दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर वापस आया। करंट टैक्स के सामने प्लीज कितना लिख दूं? डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, एक्सपेंस वाला, और सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस डेबिट होके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। एक पेएबल ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। करंट लायबिलिटीज में बेटा नॉर्मली ये फिगर इसलिए लिखी जाती है क्योंकि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इन पैसों ने पे हो जाना होता है। तो डेबिट इफेक्ट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में, इमीडिएटली आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। आई होप के बाद कुछ समझ आ गई है। एक सेकंड दोबारा बोर्ड पे देखें। अकाउंटिंग प्रॉफिट ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आना है 5 लाख। ये जो 157,500 है 5 लाख की बेस पे नहीं है। ये कहां से आई है? ये वर्किंग से आई है। वर्किंग में पहले किसको किस में कन्वर्ट किया था, और वो बस वर्किंग का पर्पस खत्म हो गया। वहां से जो फिगर आई उसकी हमने डबल एंट्री कर ली, और उस डबल एंट्री की बेस पे हमने फिगर्स पोस्ट कर ली हैं। लेट्स अज्यूम अगर और कोई कंपोनेंट ऑफ टैक्स नहीं है, ना डेफर्ड टैक्स है ना प्रायर पीरियड टैक्स है, तो इससे आगे क्या होगा? इससे आगे क्या होगा? इससे आगे क्या होगा? इसके आगे प्लीज क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेटर पर 5 लाख माइनस 157,500, 3,500। ये बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है। आई होप कि क्लियर हो गया।
अब मेरा ख्याल है कि ये जरा थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बना लें और साथ जरा एक वर्किंग भी इनिशियली लिख लें। रीजनेबली नजर आ रहा है लास्ट लाइंस? थोड़ा सा मैंने जरा इकट्ठा किया, कोई इशू तो नहीं? साथ वाला इंटरेस्टेड नहीं है, अगर पंखा चलाना है तो मुझे हुक्म करें, साथ वाला कैसे चला सकता है, वो लिख रहा है। पंखा चला दे मुबीन। ये सवाल आपके भी पे मैंने जहन में लिखती है, अब आप लिख लें फिर हम बात करते हैं। सारे रहने दें यार, मेरे ख्याल इतनी भी जरूरत नहीं, लास्ट लाइन में है इस पर, मेरे ख्याल काफी है। अगर जरूरत है तो बता दें। ये भी चलाना है? माशाल्लाह नौजवान लोग हैं। ये अगला चला दें जनाब, ये वाला भी चला दें सर। रहने दें, बस एक काफी है, इनका कुछ करते हैं। चलाना? जस्ट मिनट, जरा लिख लें मेरे पास सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आपने भी लिख के कंप्लीट बताना। कंप्लीट कर लेंगे तो प्लीज बताइएगा। ये लास्ट लाइन तक मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये जरा फैन चल रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आवाज का इशू तो नहीं आ रहा? अकाउंटिंग टैक्स से आपका क्या मीनिंग है? अकाउंटिंग टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इसका क्या मीनिंग है? कंपनी ने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे देना है। वही मैंने हाँ जी, वही माइनस किया जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे देना। ये 5 लाख का 30% नहीं है, ये 5,25,000 मीन टैक्सेबल प्रॉफिट्स का 30% है। हमारा एक्सपेंस वो टैक्स है जो हमने गवर्नमेंट को देना है, और गवर्नमेंट कहती है हमने जो टैक्स है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बेस पे नहीं देना, हमने टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे देना। तो अकाउंटिंग टैक्स एक चीज तो है, लेकिन फिलहाल ये भी करंट टैक्स इज दैट टैक्स व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स। और टैक्सेबल प्रॉफिट्स कहाँ कैलकुलेट होते हैं? वर्किंग्स पे। अकाउंटिंग प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में।
पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है या टैक्सेबल प्रॉफिट आता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट को फिर कहाँ ले जाते हैं? वर्किंग्स में जाके क्या करते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट बना के क्या करते हैं? रेट लगा के क्या निकलता है? करंट टैक्स का क्या करते हैं? डबल एंट्री करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। कैश फ्लो के सवाल में जो टैक्स माइनस करते हैं उस वक्त आपने करंट टैक्स सुना ही नहीं था वर्ड। पेमेंट लेस करते हैं। हाँ जी, जो टैक्स देना किसको है? गवर्नमेंट को। जब टैक्स पे करेंगे तो एंट्री बताएंगे, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और जो कैश ये गया है ये टैक्स पेड आएगा कैश फ्लो। जी, एनीबॉडी राइटिंग? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? आज से ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज करंट टैक्स तो आप मुझे क्या बताएंगे? एक ऐसा टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे है। फिर मैं अगर आपसे पूछ लूं यार ये टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है तो मुझे क्या बताएंगे? फिर मैं आपसे पूछूं कि यार ये टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में कोई डिफरेंस है तो आप मुझे क्या बताएंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट स्टैंडर्ड्स की बेस पे होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे होता है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि यार अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंस ही ना हो तो फिर हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। लेकिन हम अकाउंटेंट्स की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसान नहीं है। देयर आर टू मेनी डिफरेंसेस, बहुत से डिफरेंसेस हैं बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। अब आपने बुक जरा काइंडली खोलनी है, पेज नंबर 50 जरा ढूंढना है। आखिर ये दिन किसी ना किसी दिन आना ही था कि आपने मुझे गुस्से से घूरना है। तो मेरा ख्याल है एक दो दिन आप घूर ही लें, शायद इस बहाने आप किताब इकट्ठी हो ही जाए। तो अब जिन हजरात के पास किताब नहीं है वो मुझे नहीं देखेंगे, या तो बोर्ड पे, लेकिन बोर्ड पे देखना डिफिकल्ट है। क्या शेयर हो जाएंगी? जरा मुझे बता दें, जरा टेम्परेरी तौर पे शेयर पॉसिबल है? जो हजरात ऐसे बैठे हैं जिनके पास ना उधर है ना उधर है तो वो इधर आ जाए, एटलीस्ट साथ वाले के साथ शेयर होना है। और अगर किसी के पास ना बुक है और ना कहीं नजर आ रहा है तो फिर उसने नीचे देखना। मेरी तरफ गुस्से से अगर देखेंगे तो डेबिट क्रेडिट हमारा नेट ऑफ हो जाना। रेडी है सारे? सबसे पहले बेटा नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे उसको समझने के लिए इनिशियली पहले हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ कहाँ कुछ सिमिलरिटीज हैं और कहाँ डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो पहले एक हेडिंग मिलेगी आपको पेज नंबर 50 के स्टार्ट पे, जरा हेडिंग पढ़ें जो सबसे ऊपर लिखी हुई। डिफरेंट आइटम्स जो हैं उनके हम अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट्स को कंपेयर करेंगे। कुछ में सिमिलरिटीज भी मौजूद हैं और कहीं कहीं डिफरेंसेस भी हैं। तो आइए इस पेज को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे एक सीरियल नंबर्स लिखे हैं 1 to 3, उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स की हेडिंग में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। आगे फिर थर्ड कॉलम में आप बताएं क्या लिखा हुआ। फिर थर्ड कॉलम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स लिखे होंगे और लास्ट कॉलम में इनकम टैक्स के ट्रीटमेंट्स लिखे होंगे। तो आए जरा इसको फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जानी है, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले नंबर 1 लिखा हुआ है आपके पास IS2 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं। शॉर्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है डेफिनेटली। लोअर ऑफ कॉस्ट NRV है, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए FIFO भी है, वेटेड एवरेज भी है। लास्ट कॉलम में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी जो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है वो सेम ही है जैसे अकाउंटिंग में है। जब भी मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो यकीनन हो सकता है आपके भी जहन में कुछ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आए। अगर आपका जहन कहे कि वो कुछ और कहता है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, तो यकीनन डिस्कस हो सकता है। लेकिन अगर वो जहन में नहीं आ रहा है
तो फिर प्लीज मान लीजिएगा कि यही सही है। तो देयर इज नो डिफरेंस इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज इन द अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने ध्यान में रखना है। अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम होगा तो क्या किसी एडलेस की जरूरत पड़ेगी? एडजस्टमेंट की जरूरत कब पड़ी होगी हमें? तो क्योंकि इन्वेंट्री के अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं है, इसलिए शायद हमें कुछ एडलेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 2। IAS 16 की पहले बहस कर लेते हैं, फिर उसी में एक IAS 38 भी है, थोड़ा सा बस आपको आइडिया देना फिलहाल। IAS 16 के एंगल से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है में रख के जरा थर्ड कॉलम में जाए। एज पर IAS 16 जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो एज IAS 16 में सारी जो बहस है वो यूजफुल लाइफ के एंगल से है, और यकीनन कॉस्ट मॉडल भी है और रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। जो डेप्रिसिएशन IAS 16 के एंगल से कैलकुलेट होगी उसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के सामने ही जरा लास्ट कॉलम में जाए। लेकिन बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनिशियल अलाउंस, जिस तरह भी बात भी हो रही थी, इनिशियल अलाउंस भी है, नॉर्मल रेट्स भी हैं, वहाँ फिर WDB से ही रेट लगता है, वहाँ लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा रेट्स दिए होते हैं। भाई कह रहा था फुल ईयर पॉलिसी है, ये भी बात ठीक है। हम नॉर्मली हमेशा टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन में तो हमेशा शायद डिफरेंस रहेगा। वो डेप्रिसिएशन जो टैक्स रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट होगी उससे टैक्स डेप्रिसिएशन बोलेंगे, और करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आप ऐड बैक करवाया करेंगे। और बात पूरी कर दें जरा, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करवाया करेंगे। ठीक है प्लीज। इसी पॉइंट नंबर 2 में जैसे थोड़ा सा आइडिया जरा, IAS 38 भी एक है, वहां डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड अमोर्टाइजेशन हो जाता है। एज पर IAS 38 जो अब इंटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उसे अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। लेकिन लास्ट कॉलम में जाए, लास्ट कॉलम में जो टैक्स ट्रीटमेंट है, अगर इंटेंजिबल्स अगर जहन में आ जाए तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंटेंजिबल एसेट्स की भी अमोर्टाइजेशन है। भाई के जहन में एक चीज आ रही है वो मैं बता देता हूँ, उसके अलावा फिर अगर कोई और चीज भी है। एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये भी प्रोविजन है कि अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की लाइफ का ना पता चल रहा हो तो वो 25 साल पे रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह की कोई बहस अकाउंटिंग में नहीं है। अगर किसी एसेट की लाइफ का पता नहीं होगा तो फिर हम उसे अमोर्टाइज भी नहीं करेंगे। तो वंस अगेन रूल्स में फर्क है, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एड बैक हो जाएगी और टैक्स अमोर्टाइजेशन लेस हो जाएगी। बाकी आपके जहन में अगर कोई आया इंटेंजिबल्स का ट्रीटमेंट रिगार्डिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो उसमें नंबर ऑफ डेज भी हैं, इधर नंबर ऑफ डेज है उधर नहीं है। डेप्रिसिएशन में नंबर ऑफ डेज नहीं है, इंटेंजिबल्स में है नंबर ऑफ डेज, एक फार्मूला सा बना हुआ है और नंबर ऑफ डेज की बेस पे शायद यहाँ वर्किंग है। और अगर लाइफ का ना पता हो फिर 25 साल रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अकाउंटिंग में वंस अगेन यूजफुल लाइफ ऑफ अमोर्टाइजेशन की बहस है। अगर यूजफुल लाइफ होगी तो आप अमोर्टाइज करेंगे। इसमें भी कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल भी है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रिवैल्यूएशन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट, चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो। इन अदर वर्ड्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में अकाउंटिंग और टैक्स में काफी इख्तलाफात हैं। हम अकाउंटिंग वाली एड बैक कर देंगे और टैक्स वाली डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को माइनस कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, डेफिनेटली टैक्स की बहुत ज्यादा डिटेल में भी हमें नहीं जाना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जितनी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वो मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में भी हमें जानना रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो हजरात टैक्स अभी पढ़ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं बातें, तो आप भी कोई टेंशन ना लें, इंशाल्लाह क्वेश्चंस करते हुए हम सब एक ही पेज पे होंगे। जी कोई कंफ्यूजन आ रही है जी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ये मुबीन को टिश्यू पेपर वगैरह, टिश्यू जी चलो आगे, चलें आगे सर। नेक्स्ट आगे सर नंबर 3 हेडिंग आप बोलें क्या होगी? हमारी फेवरेट चीज आ रही है सर डिस्पोजल। नेक्स्ट कॉलम में चले, अकाउंटिंग वाले। अकाउंटिंग में गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? सेल प्रोसीड्स और WDB मींस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं। गेन कब होता है? सेल प्रोसीड्स ज्यादा होंगी तो गेन होगा, सेल प्रोसीड्स कम होंगी तो लॉस होगा। लास्ट कॉलम में जाए, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गेन लॉस कैसे आता है?
सेल प्रोसीड्स और टैक्स बेस को कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जस्ट एक मिनट, सबसे पहले तो ये जो टर्म्स आ गई हैं पहले इन्हें फाइनल कर लें। एक वर्ड आया है कैरिंग अमाउंट और ऑपोजिट साइड पे एक वर्ड टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आया है टैक्स बेस। दोनों कॉलम्स इकट्ठे देखें, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों का कंपैरिजन किससे हो रहा है? दोनों में कॉमन प्लीज क्या है सर? सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स उस कैश को कहते हैं जो कैश आपको मिला होता है व्हाइल डिस्पोजल। तो सेल प्रोसीड्स आर कंपेयर्ड विद कैरिंग अमाउंट इन अकाउंटिंग and is compared with tax base in income tax ordinance। बात मुझे एक मिनट पूरी करने दीजिएगा। कैरिंग अमाउंट फिलहाल अभी इनिशियल डिस्कशन करते हुए का मतलब होता है कि अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर रहे हैं तो जो फिगर आपके पास आएगी वो WDV कैरिंग अमाउंट कहलाती है। मुझे 2 मिनट अब अपने वर्ड्स पूरे कर लेना दो। लेट्स अज्यूम 5 लाख कॉस्ट थी और 1 लाख एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सबका मीनिंग पता है? जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। एक मैंने एक्स्ट्रा वर्ड बीच में लगाया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब IAS 16 के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन थी उसे आपने इकट्ठा किया होगा और अगर कॉस्ट में से माइनस किया है तो जो फिगर आपके सामने आएगी वो WDV अकाउंटिंग में कहलाती है कैरिंग अमाउंट। यकीनन रिवैल्यूएशंस हो सकती हैं, इंपेयरमेंट्स हो सकती हैं, मैं आहिस्ता से सब पे आता हूँ। एज अ बेसिक डिस्कशन कैरिंग अमाउंट उस WDV को कहते हैं प्लीज, जिसे कैलकुलेट करते हुए आपने क्या किया होगा, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अगर अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन लेस करके आप कॉस्ट में से फिगर निकाल रहे हैं तो दैट WDV इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। एक सेकंड राइट साइड पे है, लेकिन बेटा अगर आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कर रहे हैं तो कॉस्ट में से फिर आप एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे होंगे, आप क्या माइनस कर रहे होंगे? एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो सकती है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन और टैक्स की डेप्रिसिएशन में डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, सपोज वो 80,000 है, तो अब जो 4,20,000 WDV कैलकुलेट हुई है ये क्या नहीं क्या कहलाएगी? तो इन सिंपल वर्ड्स अकाउंटिंग में भी WDV कैलकुलेट होती है और टैक्स में भी WDV कैलकुलेट होती है। अकाउंटिंग WDV इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स WDV इज कॉल्ड एज टैक्स बेस। आई होप कुछ वर्ड समझ आ गए हैं। अब अगर इन WDVs को कंपेयर किया जाए सेल प्रोसीड से तो बात एक मिनट पूरी कर लेते हैं जरा। लेट्स अज्यूम जब ये एसेट आपने बेचा है तो 6 लाख रुपीस का सेल हुआ है। अकाउंटिंग में ये 6 लाख किससे कंपेयर हो रहा होगा? 4 लाख की कैरिंग अमाउंट से। तो गेन बनता है लॉस बनता है? कितना गेन बनता है? लेकिन क्योंकि ये आप अकाउंटिंग की वर्किंग कर रहे हैं इसलिए ये 2 लाख कहलाएगा अकाउंटिंग गेन। प्लीज ठीक है सर, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेल प्रोसीड्स में नॉर्मली डिफरेंस नहीं होता है, एक्सेप्शंस आर देयर, वो इंशाल्लाह बात करूंगा। 6 लाख सेल प्रोसीड्स, लेकिन अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर होंगी तो प्लीज किससे नहीं होंगी? 4 लाख से नहीं होंगी। 4,20,000 से अगर कंपेयर करेंगे तो कैलकुलेटर अलाउड है प्लीज। 180,000 का नाम गेन तो ये है, लेकिन ये गेन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट हुआ है तो ये फिर टैक्सेबल गेन कहलाएगा। कुछ मेरी बात समझ आई है? लिखना आपने है, लेकिन एक मिनट बात पूरी करने जरा। अपने जहन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाएं प्लीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अकाउंटिंग का गेन शामिल होगा
अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके अंदर अकाउंटिंग का कितना गेन आ रहा होगा? प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा? प्लस हुआ होगा। लेकिन टैक्स वालों ने अकाउंटिंग गेन्स पे टैक्स नहीं लेना, टैक्सेबल गेन्स पे टैक्स लेना है। करंट टैक्स की वर्किंग हो रही होगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसमें 2 लाख का अकाउंटिंग गेन पहले ऐड हुआ होगा, लेस करके कैंसिल कर देंगे और उसकी जगह 1.5 लाख टैक्सेबल गेन ऐड करके अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स था हमारा 4 लाख। बोल दे जरा आगे क्या करूं? कौन सा 2 लाख यार, कौन सा भाईजान? यार गेन तो ऐड होता है, ऐड हो चुका होगा। हम 2 लाख लिख के क्या कर रहे हैं? कैंसिल कैसे करेंगे? अगर एक फिगर पहले लेस हुई हुई है तो ऐड करके कैंसिल करेंगे, वाइस वर्सा बोलें, ऐड हुई हुई है तो लेस करके कैंसिल करेंगे और इसकी जगह टैक्सेबल गेन 1,80,000 इस केस में ऐड करके टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर बता दें 3,80,000। वर्ड मेरे गौर से सुने, क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस हो सकता है? कब नहीं होगा? बोल दे प्लीज। अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम होगा तो फिर डिफरेंस भी नहीं होगा, और अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट भी डिफरेंट हो जाएगा। इस पेज पे जिस पे पढ़ रहे हैं उस पे तो नहीं लिख सकते आप, रजिस्टर खोलें, छोटी छोटी कुछ वर्किंग्स बनाना शुरू कर दें। साथ जरा मेंशन कर लें ये पॉइंट नंबर 3 के एंगल से वर्किंग कर रहे हैं। मैं तो बड़ी देर से एक फ्रेंड को ढूंढ रहा था, मेरा तो ख्याल था फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे होंगे। नहीं, वो ग्लासेस वाले भाई जो हैं। तो मैंने कहा शायद आई नहीं, अचानक नजर पड़ी। क्या खैरियत है? मेरी वजह से लड़ाई तो नहीं होगी? या लेट आ रहे हैं? जल्दी लेट हुए? भाई भी मिस कर रहा है आपको? कोई नहीं, क्लास में मिस करना चाहिए। आपका भी दो तीसरा फ्रेंड मिसिंग है कल से, गायब हो गया या छोड़ गए? ऑनलाइन क्या नाम है? नाम? अब्दुल्ला पूरा? अब्दुल्ला अब्दुल्ला? अच्छा, ये अब्दुल्ला साहब मौजूद है जी? मिस्टर अब्दुल्ला ऑनलाइन मौजूद है? आपके दोस्त आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, वो संडे को इकट्ठे सुनेगा। असल में फर्क तो है ना, ये एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ बंदा लेटा होता है, बैठा होता है, खाना भी खा रहा होता है, अल्लाह करे दूसरा मोबाइल भी ना चल रहा हो, बोरियत महसूस हो रही होती, कब जान छूटेगी।
घड़ी देखता है, 2 घंटे का लेक्चर है, घंटे में खत्म करना है, बीच में नींद भी आती है, वो भी चल रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। मुश्किल है अपने आप को मोटिवेट करना इंडिविजुअली। हाँ, वही ना, डिफिकल्ट होता था। जी सर, अगर कंप्लीट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साहब भी। जी सर। जी क्लास में जो फिजिकली हजरात हैं नोट कर चुके हैं? जो लोग लिख रहे हैं काइंडली जरा बता दें कल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज हो रही सर? दो तीन वेरिएशन जरा बगैर फिगर्स के ट्राई करें जरा। नोट कर लिए नहीं? इज इट पॉसिबल कि अकाउंटिंग में गेन हो और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो जाए, टैक्स बेस डिफरेंट होने की वजह से? तो उस केस में फिर अकाउंटिंग में गेन अगर है, टैक्स में अगर लॉस है, तो क्या ऐड लेस कर रहे होंगे? अकाउंटिंग गेन लेस कर रहे होंगे क्योंकि वो पहले ऐड है, और टैक्स लॉस ने भी लेस ही होना है क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस है। चलेगा? अकाउंटिंग में लॉस हो सकता है और टैक्स में अगर गेन हो। आहिस्ता 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 आहिस्ता। अकाउंटिंग अगर लॉस है तो पहले लेस हुआ होगा, ऐड बैक करेंगे, और उसकी जगह टैक्स गेन भी ऐड करेंगे। तो कोई इशू वाली बहस नहीं है। सिर्फ ये ज़हन में रखना है, जब पहले चीज लेस है उसे क्या करना है, ऐड बैक करके कैंसिल करना है, और वाइस वर्सा जो ऐड है उसने लेस होके कैंसिल होना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो टैक्स वाले अलाउ नहीं कर रहे वो रिवर्स होने हैं, और उसकी जगह टैक्स ट्रीटमेंट्स जो टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करना है। चलो आगे। बाकी मैंने जस्ट अभी कॉस्ट मॉडल के एंगल से थोड़ी सी बात की है। रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, इम्पेयरमेंट्स भी हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट रिमेन्स एज इट इज। वापस आ जाएं बुक की तरफ। पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 50, एग्जम्प्ट इनकम। पॉइंट नंबर 5, 4 और 5 जरा इकट्ठा करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिन पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। तो एग्जम्प्ट इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल। क्या बोला मैंने प्लीज? असल में इनकम्स टैक्सेबल होती हैं और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, जरा इन्हें हजम करना है। इनकम्स टैक्सेबल होती हैं और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल का मतलब लेस होते हैं। इनकम्स प्रॉफिट के अंदर ऐड होती हैं, वो टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ा देती हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्टेबल मींस टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। अब अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोल लूं इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, तो इसका क्या मतलब होगा? कि मैं एग्जम्प्ट इनकम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपके सामने कि एन एक्सपेंस विच इज नॉट एडमिसिबल, वर्ड सुना है कि भाई एडमिसिबल? एडमिसिबल मींस जो अलाउ है, इनएडमिसिबल मींस जो अलाउ नहीं है। नंबर 4 आप दोबारा देखें, एग्जम्प्ट इनकम। क्या होती है एग्जम्प्ट इनकम? जो टैक्सेबल नहीं है। इसके नीचे नंबर 5, इनएडमिसिबल एक्सपेंस क्या होता है? जो लेस करना अलाउड नहीं है।
नंबर 4 वापस पाकिस्तान के लॉ के एंगल से एक एग्जांपल लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, टैक्सेबल नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट जरा ध्यान में लाएगा, क्या अगर कोई आपके बिजनेस की एग्रीकल्चरल इनकम हो तो क्या आप उसे अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या आप उसे अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? आप जस्ट लाइक एनी अदर इनकम उसे भी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में एग्रीकल्चरल इनकम ऑलरेडी आ रही होगी। बात क्लियर है मेरी? करंट टैक्स की वर्किंग ध्यान में लाएं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर उसमें कोई एग्जम्प्ट इनकम आ रही होगी तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस करके टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि इनकम पहले ऐड हुई भी है। माइनस करने के बाद कुछ ऐड भी करेंगे? कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। एग्जम्प्ट इनकम सिंपली कैंसिल करनी है क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं है। नंबर 5 देखें। इनएडमिसिबल एक्सपेंस क्या होता है? जो डिडक्टेबल नहीं होता है। पाकिस्तान की एक एग्जांपल और लिखी हुई है। पाकिस्तान में अगर किसी लॉ की वायलेशन पे फाइन या पेनल्टी पे हुई है तो वो इनकम टैक्स वाले एक्सपेंस अलाउ नहीं करते। अलाउ नहीं करते का मतलब लेस करने की इजाजत नहीं देते। क्या वो एक्सपेंस नहीं है? क्या आप अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस आप अक्रूवल बेसिस पे फाइन्स की जरा एंट्री बताएंगे। फाइन एक्सपेंस डेबिट, पेएबल या कैश क्रेडिट, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस हम अकाउंटेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन टैक्स वाले अगर अलाउ नहीं कर रहे तो करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक करेंगे या लेस कर देंगे? क्यों ऐड बैक कर देंगे? तो एग्जम्प्ट इनकम बेटा लेस करके कैंसिल हो जाएगी और इनएडमिसिबल एक्सपेंस ऐड बैक करके कैंसिल कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? फर्स्ट 5 आप जरा रिवाइज करना जरा। सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन व्हाई नॉट अलाउड? अब आपके सवाल से जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि आप शायद कोई रीजन में से पूछना चाह रहे हैं कि टैक्स वाले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ क्यों नहीं करते और टैक्स वाली क्यों अलाउ करते हैं। ये बड़ा इनिशियल। अच्छा एक चीज और, अगर किसी को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मैं कोई वर्ड्स बोल लूं और वो नहीं पता तो आप बेटा इस वक्त टेंशन ना लीजिएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इनिशियल और नॉर्मल डेप्रिसिएशन वर्ड्स ऊपर बोले हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको उसका आइडिया नहीं है क्योंकि आपने ना टैक्स पढ़ा है ना अभी शायद वहां पहुंचे हैं तो अभी टेंशन ना लें, ये इंशाल्लाह मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा जितनी जरूरत हो। फिलहाल जो एड लेस वगैरह की बहस हो रही है अगर वो क्लियर हो गया तो सफिशिएंट है। तो बहुत ज्यादा अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेप्थ में हमें चीजें नहीं भी समझ आ रही, वो टैक्स रेट्स दिए हमें, मेरा ख्याल है कि शायद 25% या इनिशियल अलाउंस का रेट है अभी। बहरहाल उसकी को बहुत डिटेल वर्किंग हमें नहीं करनी है। अगर कोई टर्म आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर वाली नहीं पता तो उसका इशू नहीं है। बाकी बेटा अबू बकर जो आप कह रहे हैं व्हाई नॉट अलाउड, तो इसमें बेटा शायद जो लॉ बनाया जाता है, कंसल्टेशन दी प्लीज, लॉ को बनाने का मकसद होता है कि शायद जरा सिंप्लीफाइड चीजें रखी जाए और शायद अगर कोई नॉन अकाउंटेंट ना भी हो तो वो भी वर्किंग कर सके। वैसे तो फिर भी अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी जाती है। गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि कंपैरेटिवली टैक्स ऑर्डिनेंस जो है कंपैरेटिवली वो अकाउंटिंग से जरा सिंपल हो। बाकी बहरहाल आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी पढ़ा है, सिंपल तो वो भी नहीं है, यह है। तो वहाँ कुछ रूल्स डिफाइंड है तो लॉ को जरा सिंपल रखने की कोशिश होती है कंपैरेटिवली। बहरहाल उसमें भी डेप्थ इतनी ज्यादा होती रहती है कि सिंपल वो भी नहीं रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब भी कभी लॉ पढ़ा जाता है तो उसमें शायद क्यों की बजाय क्या है इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये मैं सही कह रहा हूँ? मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि रेड लाइट पे आपने खड़े होना है तो पहले आप क्यों नहीं करेंगे, खड़े हो जाएंगे और अपनी तरफ से अगर ये डिसाइड कर लेंगे नहीं मैंने ग्रीन पे खड़े होना है और रेड लाइट पे चलना है तो शायद आपको चलने नहीं दिया जाएगा इधर उधर से।
तो लॉ शायद फॉलो किया जाता है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई रीजन होती है, लेकिन वो तो नहीं पता होंगे जिन्होंने लॉ पास किए। लॉ मीन्स जब पार्लियामेंट वगैरह में जहाँ लॉ बना है, लेकिन बहरहाल लॉ कंपैरेटिवली एक तो नॉर्म बन जाते हैं। खैर, अब रेड लाइट पे क्यों खड़े होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड लाइट पे क्यों खड़े होते हैं, तो क्यों तो हम कहते रहेंगे, लेकिन खड़े जरूर होना है। तो अब क्यों बेटा, शायद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वालों की तरफ से मैं बहस नहीं कर सकूंगा, बाकी क्या है शायद ये बता सकूं, और शायद उसी की जरूरत है। बेटा ये बात समझिए, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइन्स पहले लेस हुए होते हैं एज एन एक्सपेंस, और अगर वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है तो इसलिए फिर उसे एड बैक कर रहे हैं। ये ठीक है बेटा अबूबकर एंड अदर्स? ये ठीक है बासिम साहब? जो एक्सपेंस पहले लेस किया गया है और अलाउड नहीं है, तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट में से कैसे खत्म करेंगे? ऐड बैक करके। और अगर कोई इनकम है जब पहले 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 ऐड हुई भी है और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम नहीं है, तो उसे फिर लेस करके कैंसिल करेंगे। अब क्लियर है प्लीज? जी एनी अदर कंफ्यूजन? जी सर। जी फिर वो अलाउड है मेरा ख्याल है। फाइन्स और पेनल्टीज मेरा ख्याल है कि लॉ की वायलेशन पे अगर है तो फिर इनएडमिसिबल है, अदरवाइज वो शायद एडमिसिबल है। अकाउंटिंग में तो बेटा हर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। अकाउंटिंग में कभी हमने नहीं ये देखा कि इनकम एग्जम्प्ट है, एक्सपेंस अलाउड है, ये नहीं। अकाउंटिंग ये कहती है कि ऑल इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस भी अपने एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए तो फिर जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है उसको फिर वर्किंग्स में जाकर एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनानी है। सिर्फ करंट टैक्स की वर्किंग के लिए हमें टैक्सेबल प्रॉफिट्स की जरूरत है, और उसके लिए फिर वर्किंग होगी। ठीक है प्लीज? एनी अदर कंफ्यूजन? ये पढ़ लिया 4-5 तक? अकाउंटिंग वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ था, थर्ड कॉलम में? एग्जम्प्ट इनकम और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के कम थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ था आगे? एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग होनी है यार। टैक्स में क्या नहीं है? नॉट टैक्सेबल, नॉट डिडक्टेबल। क्या होता है जी नॉट टैक्सेबल? एग्जम्प्ट है, इनएडमिसिबल, नॉट डिडक्टेबल है, वाइस वर्सा। नंबर 6 है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। क्या मतलब? सेल की बात हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाएं। सेल्स की कोई फिगर होती है? गुड्स बेच के इनकम हुई है। क्या अकाउंटिंग में आप उसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा, बार बार अक्रूवल आ रही है, अक्रूवल बेसिस का मीनिंग पता है? अक्रूवल बेसिस पे जरा सेल की एंट्री बताएं। सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट। और अगर कैश आ ही गया तो सेल क्रेडिट और कैश डेबिट नहीं है। कैश या रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। क्या अक्रूवल बेसिस का मतलब ये तो नहीं कि कैश सेल रिकॉर्ड नहीं होनी? अक्रूवल बेसिस मींस, सुने गौर से, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड। अगर अर्नड वाले दिन ही कैश आ जाए तो व्हाट इज एंट्री, व्हाट इज एंट्री, व्हाट इज एंट्री? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। और अगर अर्न तो कर ली है लेकिन पैसे नहीं आए, फिर रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंटिंग में सेल हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट कॉलम में जाएं, इसी के सामने नंबर 6 के सामने। टैक्स में भी अक्रूवल बेसिस पे ही इनकम, नॉर्मल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जरा जहन में लाएं। आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कभी बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? बैड डेट्स तभी हो सकते हैं अगर क्रेडिट पे सेल रिकॉर्ड हुई हो तो। कैश सेल की एंट्री बोले जरा। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। क्या पैसे आ गए हैं? ये भी बैड हो सकता। बैड डेट्स की एंट्री बताएं। बैड डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। क्या मतलब रिसीवेबल क्रेडिट? रिसीवेबल था जो नहीं मिला। तो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है
तभी हो सकता है अगर इनकम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होती हो। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स रिगार्डिंग द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स? सेम ट्रीटमेंट है, कहां भी क्या है कहां भी क्या है। तो देयरफॉर आपको करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग नॉर्मल सेल इनकम ऑफ द बिजनेस। कब एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? ये पार्टिसिपेट करते रहे, काइंडली बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, गेम बड़ी एडवांस हो जानी है। कब जरूरत पड़ती है? जब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। एनी कंफ्यूजन? नंबर 7, रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस नंबर 7 के साथ एक स्टार है, नीचे जरा ढूंढे टेबल के बिल्कुल एंड में, टेबल के भी नीचे बल्कि। कुछ एग्जांपल ऑफ रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस के सैलरी, सैलरी एक्सपेंस, बिजली के बिल वगैरह, ट्रेवलिंग, रेंट वगैरह वगैरह वगैरह। नाम खर्चे ऊपर वापस आ जाएं। आम खर्चे जो बिजनेस के रूटीन में होते हैं वो अकाउंटिंग में भी एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं और टैक्स में भी एक्रूवल बेसिस पे ही डिडक्टेबल होते हैं। once again there is no difference between accounting and tax treatment with respect to routine normal business expenses। कुछ अगर आपके जहन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अलावा हवाले से डिफरेंट आ रहा तो पूछते जाएं। एनी कंफ्यूजन? क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे नंबर 7 में? कुछ भी करने की जरूरत क्यों नहीं है? हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा एक्रूवल बेसिस पे और टैक्स वाले भी एक्रूवल बेसिस पे ही अलाउ कर रहे हैं। प्लीज एनी कंफ्यूजन? प्लीज एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर नेक्स्ट बताएं। पॉइंट नंबर 8 से पहले 9 से पहले जरा 1 मिनट 10 पे आए। बोरिंग कॉस्ट कंसंट्रेट जरा फुल कर दीजिएगा। कभी सुना है वर्ड बोरिंग कॉस्ट? बोरिंग कॉस्ट पर जब वर्ड आता है तो अक्सर मुझे कम से कम महसूस होता है कि आपके जहन में फॉरेन कैपिटलाइजेशन आती है, हालांकि वो आनी चाहिए लेकिन स्टेप वाइज। कैसे? बोरिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस रिकॉर्ड होती है अनलेस वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो। अगर क्वालिफाइंग एसेट गेम में नहीं है तो हम अकाउंटेंट्स भी बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जस्ट टू रिवाइज, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगना है, उस बिल्डिंग के लिए आपने कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन का इंटरेस्ट है, वो लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है, फिर डिपेंड करता है जनरल बोरिंग है स्पेसिफिक है, जहां जहां जाना है इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है और आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ही आनी है। लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज भी हो सकती है। आपके पास जो थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है वो शायद इस एंगल से लिखा हुआ है कि जहां डिफरेंस है। जरा लास्ट कॉलम में जाए, जरा टैक्स वाले में। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। टैक्स वाले बोरिंग कॉस्ट की हमेशा एंट्री एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट ही करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट is purely an accounting concept। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग बना भी रहे हैं आप, उस पर कोई इंटरेस्ट इंकर भी हो रहा है लोन की वजह से, तो टैक्स में ये अलाउड नहीं है कि आप उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करें, आपको इवन देन एक्सपेंस आउट ही करना होगा। अब मैं 2-3 सिनेरियोज बना रहा हूँ, कंसंट्रेशन से सुना जरा। लेट्स अज्यूम क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लोन लिया हुआ हमने, उसका कुछ इंटरेस्ट है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, क्या हमने एक्सपेंस आउट किया होगा? लास्ट कॉलम देखें, टैक्स वाला। क्या टैक्स वाले भी एक्सपेंस अलाउ करेंगे? हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, टैक्स वाले भी एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं। ओके प्लीज। अब आए जरा क्वालिफाइंग एसेट है, फॉर एग्जांपल क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड सपोज 80,000 ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट एक्सपेंस था, लेकिन हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने की बजाय, एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय एसेट डेबिट किया होगा। प्लीज ओके है सर? हमने कैपिटलाइज किया होगा, एसेट डेबिट किया होगा। ये जो 80,000 फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस में ना आने की वजह से हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में लेस नहीं हुआ होगा। नहीं समझ आ रहा? अकाउंटिंग प्रॉफिट जहन में लाए,
अगर हमने 80,000 रुपीज को कैपिटलाइज कर लिया है तो हमारा प्रॉफिट इस 80,000 से इफेक्ट नहीं हुआ होगा। करंट टैक्स की वर्किंग ज़हन में लाएं, क्या ये 80,000 टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसी साल अलाउ हो रहा होगा? क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? हमने पहले क्या किया होगा? हमने कुछ नहीं किया हुआ है। ये 80,000 हमारे प्रॉफिट में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए? कहाँ नहीं आ रहा होगा, कहाँ आना चाहिए? अकाउंटिंग में क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि हमने तो एसेट डेबिट किया है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है। तो करंट टैक्स की वर्किंग में प्लीज क्या कर रहे होंगे? ऐड कर रहे होंगे या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ऐड बैक क्यों नहीं कर रहे होंगे, लेकिन लेस क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि एक्सपेंस अलाउड है। बात को जरा सही तरह अंडरस्टैंड करने के लिए आई होप आपने कोशिश तो की है। पेज नंबर जरा 52 पे है जरा। बेटा सही इस तरह ना करिए यार, मैं खुद बताता हूँ यार ये क्या हो रहा है। मैं समझ गया हूँ जो हो रहा है, लेकिन एक मिनट रुक जाए यार। पेज नंबर 52 के स्टार्ट पे एक हेडिंग होगी बोरिंग कॉस्ट। फर्स्ट सेंटेंस पढ़े। सही सब आता हूँ मैं, आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया, जस्ट एक मिनट। जो बातें मैंने की हैं वो लिखी हुई हैं, जरा वहीं से शुरू करें। एज पर IAS 23, बोरिंग कॉस्ट is recognized as an expense unless it relates to a qualifying asset. बोरिंग कॉस्ट के अगेंस्ट हमेशा एक्सपेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर वो बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय एसेट डेबिट हो जाएगा। प्लीज, ये सारा डेबिट क्रेडिट का खेल है। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? सेंटेंस पूरा करें। However, it is treated as an expense in income tax ordinance. There is no requirement of capitalization in income tax ordinance. यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब let's suppose during the year 20,000 borrowing cost is capitalized. करंट टैक्स की वर्किंग ज़हन में लाएं, बोर्ड पे जरा देखें। 12 लाख फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग प्रॉफिट था इस साल का। अकाउंटेंट बन के इस 12 लाख को गौर से देखें। क्या इस 12 लाख के अंदर आपको ये 20,000 नजर आ रहा है? और बेटा एक सवाल किया है यार मैंने, खुदा का नाम लें, क्या ये 20,000 इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज किया है आपको इस 12 लाख के अंदर नजर आ रहा है? ऐड हुआ हुआ है, लेस हुआ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपेंस डेबिट की बजाय एसेट डेबिट हो गया। लेकिन टैक्स पॉइंट व्यू से क्या ये 20,000 आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा? तो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आप इस 20,000 का क्या करेंगे? क्यों लेस करेंगे? यार ये तो एड बैक होना चाहिए यार। एड बैक क्यों नहीं हो रहा? पहले है ही नहीं। लेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि टैक्स का एक्सपेंस है। फाइनल एक फिगर आ रही है 11,80,000। व्हाट इज दिस 11,80,000? प्लीज व्हाट इज दिस 11,80,000? Why, concentrate zara please, why the taxable profit is less than the accounting profit? Because tax expenses are more than accounting expenses by rupees 20,000। ये 20,000 हमारा एक्सपेंस इस साल का नहीं है, टैक्स वालों का है। तो टैक्स वालों के खर्चे ज्यादा हैं, देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो रहा है। प्लीज कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। नहीं एक जस्ट एक नहीं बेटा, फायदा है या नुकसान है बात, एक मिनट मैं वही करने लगा था। ये जो टैक्स वालों ने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है जिसकी वजह से वक्ती तौर पे आपको टैक्सेबल प्रॉफिट कम नजर आ रहा है, ये वर्ड यहां तक ठीक है मेरे? अब फ्यूचर में क्या होगा? हमने फ्यूचर इस साल तो कम दे दिया आपने। इस साल हमारा कंपैरेटिवली
टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने की वजह से टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन हमने ये जो 20,000 है इसका क्या किया, एसिड की कॉस्ट में लिए। प्लीज, हमने एसिड की कॉस्ट में लिए। जब कभी एसिड पूरा होगा, अच्छा ये भी क्लियर रखें, क्या ये बोरिंग कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज होती रहती है? कब तक कैपिटलाइज होती है? जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। इट मींस जिस वक्त हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं अभी एसेट बन रहा होगा, अभी डेप्रिसिएशन का सवाल नहीं पैदा होगा। मेरे सामने एक सवाल आया हुआ है कि सर डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट तो आएगा। जब तक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है उस वक्त एसेट अभी इन प्रोसेस होगा। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, और वंस द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन वैसे ही सीज हो जाती है। तभी ये शायद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। वर्ड याद आया कुछ? लेकिन जब भी ये कभी कंप्लीट होगा तो क्या हमारे इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट ज्यादा होगी? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी जरा चलाएं। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमाउंट कैपिटलाइज नहीं हुई है, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एसेट की कॉस्ट कम होगी। हिम्मत नहीं कर रहे सही आप? और अगर कम होगी, कौन सी अमाउंट ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी? अकाउंटिंग में एसेट की अमाउंट ज्यादा होगी और टैक्स में एसेट की अमाउंट कम होगी। देयरफॉर फ्यूचर मींस अगले सालों में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी और टैक्स डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा क्यों होंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है जो वक्ती है, इसने रिजॉल्व हो ही जाना है। क्या बोला मैंने, कौन सा डिफरेंस है? टेम्परेरी का क्या मतलब होगा? टेम्परेरी वक्ती तौर पे डिफरेंस आया है, उन्होंने इसी साल एक्सपेंस अलाउ कर दिया है। हम फ्यूचर में डेप्रिसिएशन के नाम से क्या इस 20,000 पे हम फ्यूचर में डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे? क्या टैक्स वाले इस 20,000 को एज एन इंटरेस्ट भी अलाउ कर देंगे और फ्यूचर में डेप्रिसिएशन के तौर पे भी अलाउ कर देंगे? टैक्स वालों ने क्या किया है, इसी साल एक्सपेंस अलाउ कर दिया है। फ्यूचर में हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, उनके कम होंगे, तो गेम ऑन हो जाएगी। लेकिन मेरी बात किसी ने ध्यान से नहीं सुनी है जो सुननी चाहिए थी। दोबारा बोर्ड पे देखें, क्या काउंटिंग प्रॉफिट्स फिलहाल ज्यादा है, टैक्सेबल कम है? इस साल टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने की वजह से टैक्स कम होगा कंपैरेटिवली स्पीकिंग। 12 लाख पे हो गया, 11,80,000 पे होगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब एसेट कंप्लीट होगा हमारी काउंटिंग डेप्रिसिएशन 20,000 से ज्यादा होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन 20,000 से, और टैक्स डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्यूचर के बढ़ जाएंगे और ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये जो टेम्परेरी सा डिफरेंस नजर आ रहा है कि हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है, फ्यूचर में ज्यादा दे के बात सेम ही हो जानी है। लेकिन जो आपने बात की है वो थोड़ी सी नीचे जरा फर्दर एक्सप्लेन हुई है, तो काइंडली जरा 1 मिनट जहाँ पे ये टैक्सेबल प्रॉफिट था उससे आगे आए जरा। हम इस वक्त कौन से पेज पे हैं प्लीज, कौन से पेज पे हैं? 11,80,000 से आगे जा रहा हूँ। हेडिंग लिखी हुई है कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस इन केस ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। इससे पहले कि मैं आगे वाली डिस्कशन आपके साथ अभी फाइनल करूं, मेरी तरफ जरा देख के आप बताएं कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? टैक्स बेस किसे कहते हैं? शॉर्ट वर्ड्स में मुझसे जरा दोबारा सुनो। एक ऐसी डब्ल्यूडीवी जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है वो कैरिंग अमाउंट है, और एक ऐसी डब्ल्यूडीवी जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है वो टैक्स बेस। सपोज एक बिल्डिंग है जो बन रही है, हम बोरिंग कॉस्ट की एग्जांपल में ही है अभी।
लेफ्ट साइड देखें अपनी, जिनके पास बुक है, लेफ्ट साइड पे ऊपर हेडिंग है IFRS और उसके अपोजिट साइड पे हेडिंग है, ये सॉर्ट ऑफ सेंटर में एक लाइन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ आ जाए। सपोज बिल्डिंग पे बनाने पे आपने, जरा फिगर थोड़ी सी आगे पीछे हुई नहीं शायद, 5 लाख रुपए का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है। बिल्डिंग बना रहे हैं, सीमेंट, लेबर वगैरह वगैरह का खर्चा मिला के सपोज 5 लाख हुआ है। एनी कंफ्यूजन? 5 लाख की एंट्री बताएं प्लीज, एंट्री बताएं यार। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, कैश पेबल्स क्रेडिट, टोटल 5 लाख हो गए। लेकिन अभी सपोज ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बिल्कुल नीचे देखें, क्या 20,000 हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलाइज किए? तो 5 लाख जमा 20,000, 5,20,000 क्या कहलाएगा? यार कैरिंग अमाउंट तो कहते हैं कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके। कैरिंग अमाउंट कहते हैं उस WDV को जो WDV अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट हो रही है। अगर अभी डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं हुई तो क्या कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट है? क्या ये 5,20,000 कैरिंग अमाउंट फाइनली है सर? वाई डेप्रिसिएशन अभी लेस नहीं हुई? क्या फार्मूला क्या है कैरिंग अमाउंट का? कॉस्ट माइनस, और अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 है तो कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट। क्या ये 5,20,000 कैलकुलेट करते हुए मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया है? क्या मैंने IAS 23 का बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड अप्लाई किया है? राइट साइड पे है जरा, इसी के सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एंगल से जरा एक वर्किंग करनी है। लेट्स अज्यूम अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एंगल से इसी बिल्डिंग की WDV कैलकुलेट करें तो फिर वो WDV क्या की बजाय क्या कहलाएगी? कैरिंग अमाउंट की बजाय टैक्स बेस कहलाएगी। 5 लाख जरा ढूंढे। टैक्स वालों को बेटा इस चीज पे इतराज नहीं है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर बिल्डिंग बनाते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है तो टैक्स वाले इसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट समझते हैं। हम अकाउंटेंट्स का और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वालों का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सिर्फ कहाँ है? वो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की हद तक है। टैक्स वाले ये नहीं कि बिल्डिंग ही नहीं मानते, बिल्डिंग को एसेट मानते हैं, लेकिन सिर्फ किस चीज की कैपिटलाइजेशन की इजाजत नहीं देते हैं। इट मींस यहाँ 5 लाख लिखा था लेफ्ट साइड पे, ये 5 लाख एज इट इज कॉस्ट है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन बोरिंग कॉस्ट के नाम से जो हमने 20,000 ऐड किया था वो टैक्स वाले ऐड करने की इजाजत नहीं देते। इसलिए वहां जो 5 लाख का 5 लाख है वो एज इट इज टैक्स WDV टैक्स बेस कहलाएगी। कुछ मेरे वर्ड समझ आए हैं प्लीज? तो वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स विद रिस्पेक्ट टू IAS 23? ओनली बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन में इशू है। क्या टैक्स वाले एसेट ही नहीं मानते? एसेट की कॉस्ट दोनों मानते हैं, लेकिन डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। व्हाट इज 5,20,000 कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज 5 लाख टैक्स बेस? व्हाई इट इज डिफरेंट? व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट्स। यहां जरा मेरे 2 सेंटेंसेस सुने। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंस ना हो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होगा और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बराबर होगा। तो रिपीट करेंगे मैंने क्या बोला? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंस ना हो तो आप पूरा करें क्या ही क्या और क्या ही क्या होगा? Accounting profits will be equal to taxable profits and carrying amount will be equal to the tax base. In other words, ये different कब होंगी चीजें?
जब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। अब ये फिगर मैंने इस वक्त इसलिए दिखाई है ताकि जो भाई ने अभी क्वेश्चन में से पूछा था वो जरा दोबारा कंफर्म हो जाए। 5,20,000 अब हमारी कैरिंग अमाउंट है और 5 लाख टैक्स बेस है। डेफिनेटली अभी शायद फर्दर सर्चे भी होने होंगे अगर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन अगर इन्हीं फिगर्स की बेस पे सोचा जाए तो फ्यूचर में हम 5,20,000 डेप्रिशिएट कर रहे होंगे अकाउंटिंग में। टैक्स में बताएं आप कितना कर रहे होंगे? तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5,20,000 की बेस पे है, टैक्स डेप्रिसिएशन 5 लाख की बेस पे है। कहाँ डेप्रिसिएशन कम होगी? टैक्स में। टैक्स में डेप्रिसिएशन कम होगी और टैक्स डेप्रिसिएशन कम होने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्यूचर के बढ़ जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है प्रॉफिट्स में ये टेम्परेरी है, करंट ईयर में डिफरेंस आया है, फ्यूचर में ये डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? एक ऐसा डिफरेंस जो अराइज हो जाए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन ना लें, आप सिर्फ अपना जरा कुछ वर्ड्स को अपने जहन में सेट करने की कोशिश करें। टेम्परेरी डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस है जो अकाउंटिंग और टैक्स में अराइज हो जाता है लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में जाके रिवर्स हो जाता है। अगर इसी की जगह एक वर्ड बोलो कि परमानेंट डिफरेंस, तो परमानेंट डिफरेंस का मतलब क्या होगा? एक ऐसा डिफरेंस जो अराइज हो गया है लेकिन इसने कभी भी खत्म अगर नहीं होना तो फिर ये परमानेंट डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस अराइज हुआ और सब्सिक्वेंटली फ्यूचर पीरियड्स में रिवर्स हो जाएगा तो ऐसा डिफरेंस टेम्परेरी डिफरेंस कहलाता है। कुछ बात अब मेरी समझ आ गई है? पेज नंबर 50 पे जाएं, फाइनल बताएं नंबर 10 के सामने। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट? कैपिटलाइज इफ इट रिलेट्स टू क्वालिफाइंग एसेट। और लास्ट में टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। एक दफा ये पॉइंट नंबर 10 दोबारा देख के करंट टैक्स के एंगल से मुझे बताएं, अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है तो आप करंट टैक्स की वर्किंग में क्या कर रहे होंगे? सोच ले जरा, इंडिविजुअली सोच। बोरिंग कॉस्ट अगर कैपिटलाइज हुई है तब उस कैपिटलाइज्ड बोरिंग कॉस्ट का करंट टैक्स की वर्किंग में क्या कर रहे होंगे? दोबारा पेज 52 देखें, क्या जो मुझे बता रहे हैं वही वहां कर रहे थे? क्या कर रहे होंगे? क्यों लेस कर रहे होंगे? नहीं, पहले ऐड नहीं है, पहले कुछ नहीं हुआ, पहले प्रॉफिट में नहीं है और होना चाहिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि एक्सपेंस है। हमने नहीं लिखा क्योंकि हमारा एसेट है और वो कहते हैं एक्सपेंस है, देयरफॉर लिखें। और कैसे लिखें एक्सपेंस को? माइनस करके लिखें। ठीक है प्लीज। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जो कुछ एक दो क्वेश्चन है मेरे सामने, आप क्लियर है? जी सही अहमद साहब, आप क्लियर है? आप बीच में डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे। डेफिनेटली बेटा जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होगी। लेकिन बहरहाल ये भी क्लियर रखें कि जब तक कैपिटलाइजेशन तभी तक अलाउ होती है जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। वंस एसेट इज कंप्लीटेड फिर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं हो रही होती। ठीक है जी प्लीज। एनी अदर कंफ्यूजन जी प्लीज? मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, जरा पॉइंट नंबर 10 अगर दोबारा पेज नंबर 52 से देखना तो देखना दोबारा। टाइम बहुत ज्यादा है सर, घड़ी अगर देख रहे हैं तो मैं बता दूं टाइम बहुत ज्यादा है हमारी तरफ है। पिछले 20 मिनट से घड़ी देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 20 मिनट ही गुजरे हैं और रिमेनिंग टाइम में उतना ही टाइम गुजरना है जितना रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है। तो आप प्लीज ऐसे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें। एनी कंफ्यूजन? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? चले पॉइंट नंबर 8 पे वापस आएंगे। पॉइंट नंबर 8 और 9 छोड़े थे, जरा 8 पे आ जाए। क्या वर्ड्स लिखे हुए? पेन रखे हाथ में। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी के वर्ड को जरा थोड़ा सा सिंपल कर लें। फिलहाल प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी का मतलब ग्रेजुटी पेबल।
ये लिख लीजिएगा प्लीज फिलहाल। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी मींस ग्रेजुटी पेएबल की बात हो रही है, लेकिन अगला सवाल, ये ग्रेजुटी क्या होती है? इसको समझने के लिए पेज नंबर 51 पे आ जाए। पेज नंबर 51 के स्टार्ट पे कोई हेडिंग मिल रही है ग्रेजुटी? पॉइंट नंबर 1 पहले जरा ये फाइनल करें, ग्रेजुटी कहते किससे? आए एक सेंटेंस लिखा वहां पढ़े जरा। अमाउंट पेएबल टू एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट या उसमें बेटा ग्रेजुटी जो है एम्प्लॉइज का एक इंसेंटिव है, बेनिफिट का एम्प्लॉइज का एक बेनिफिट है जो ड्यूरिंग द सर्विस नहीं, एट द एंड ऑफ द सर्विस पीरियड दिया जाता है। या फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट हो जाए या किसी वजह से अगर एम्प्लॉय बिजनेस छोड़ के चला जाए तो एक लमसम पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एट द एंड ऑफ द सर्विस पे करता है। दैट लमसम अमाउंट इज कॉल्ड एज ग्रेजुटी। बाकी डेफिनेटली आपने शायद प्रोविडेंट फंड भी वर्ड सुने हो, पेंशन वगैरह भी सुना हो, वो सारे बेनिफिट्स अपनी जगह मौजूद है। उनमें से हम जरा ग्रेजुटी की इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। ये कौन किसको पे करता है? लेकिन साथ साथ नहीं, एक वन टाइम पेमेंट होती है, लमसम पैसे दिए जाते हैं। अब आए जरा इसकी कुछ एंट्रीज की कोशिश करते हैं। आप एक एम्प्लॉयर बनकर सोचेंगे, एम्प्लॉय बन के नहीं। आपने अगर ये ग्रेजुटी सुनी हुई है पहले, तो वो सैलरी में सुनी हुई है और वहां एक एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन यहाँ हमारा जरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। एम्प्लॉयर के एंगल से अगर बात करें तो क्या ये ग्रेजुटी कोई एक्सपेंस है? आप बताएं, आपका क्या ज़हन कहता है ये ग्रेजुटी एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या उस वक्त जब फॉर एग्जांपल 20 साल बाद पेमेंट करेंगे, या साथ साथ जैसे जैसे एम्प्लॉय सर्विसेज देता जा रहा है? हम अकाउंटेंट्स जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस इसको भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 साल गुजर गया, उस 1 साल के हिसाब से एक वर्किंग करेंगे कि इसकी कितनी ग्रेजुटी बनती है। डेफिनेटली साथ देनी तो नहीं है साल बाद, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे सर्विसेज के साथ साथ फर्स्ट ईयर की ग्रेजुटी की एंट्री क्या करेंगे? बोले एंट्री। ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। सेकेंड ईयर फिर ये एंट्री रिपीट हो जाएगी। थर्ड ईयर कब तक ये एंट्री हम करते जाएंगे? जब तक वो सर्विसेज देता जा रहा होगा। फिर जब कभी एंड में पेमेंट करेंगे तो उस वक्त एंट्री हो जाएगी सैलरी, ग्रेजुटी, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। नीचे पहले एंट्रीज फाइनल करो। ग्रेजुटी एक्सपेंस की क्या एंट्री लिखी हुई है सर? इसकी जरा ब्रैकेट नीचे अंडरलाइन करें पहली एंट्री के। ये कब हो रही होगी? एज अ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन ईयरली बेसिस। जितना अरसा एम्प्लॉय सर्विसेज देता जा रहा होगा, ईयर वाइज अक्रूवल बेसिस पे आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करके अपनी लायबिलिटी बना रहे होंगे। लेकिन पेमेंट वाली एंट्री एक ही दफा होगी जब आप कैश दे रहे होंगे। सेकंड एंट्री भी पढ़ लें, उसकी ब्रैकेट अंडरलाइन कर लें। जब कभी ये पैसे देंगे तो ग्रेजुटी, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। व्हाट इज ग्रेजुटी इन योर ओन वर्ड्स? आपका क्या ख्याल है व्हाट इज ग्रेजुटी? नहीं, एक एम्प्लॉय बेनिफिट है, मतलब पहले प्रिंसिपल जरा ज़हन में हो। एक एम्प्लॉय बेनिफिट है जो लम सम एंड ऑफ द सर्विस पे किया जाता है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ग्रेजुटी एक्सपेंस? एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री ईयर वाइज सर्विसेज के साथ साथ रिपीट होती रहेगी अनलेस वो डेट आ जाए जब ये लम सम आप पे कर रहे होंगे तो ग्रेजुटी, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन दीज एंट्रीज? Any confusion in these entries? एक सेकंड के लिए पेज 50 पे वापस आए। पहले एक सेकंड पेज 50 पे वापस आए जहां हम ये पॉइंट नंबर 8 सॉरी देख रहे थे। इसके सामने नेक्स्ट कॉलम में जाए, टैक्स अकाउंटिंग वाले, रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूवल बेसिस। लास्ट कॉलम में टैक्स वाले। टैक्स वाले बेटा ये ग्रेजुटी एक्सपेंस अलाउ तो करते हैं लेकिन अक्रूवल बेसिस पे नहीं करते। कैश बेसिस को अंडरलाइन कर लें, कैश बेसिस पे वो एक्सपेंस अलाउ करते हैं। क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस है?
अब अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो है, लेकिन मेरे से जरा प्लीज क्लियर कर लें। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि एक्सपेंस आप तब रिकॉर्ड कर रहे हैं जब आपने बेनिफिट ले लिया, जब वो इंकर हो जाए। और इंकर कब हो जाता है? जब किसी अमाउंट का आपने बेनिफिट ले लिया हो। तो एक्सपेंस जब इंकर होता है तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर लेते हैं, पे नहीं हुआ तो पेबल कर लेते हैं, पेबल से लायबिलिटी बना लेते हैं। लेकिन कैश बेसिस ये है कि आप एक्सपेंस को तभी डेबिट करेंगे जब कैश क्रेडिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल सारी अकाउंटिंग, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, सारी अकाउंटिंग कैश बेसिस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप सेल किस दिन क्रेडिट कर रहे होंगे? जिस दिन कैश डेबिट हो रहा होगा। सारा रिसीवेबल्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट किस वजह से आता है? इनकम हो गई है, मिली नहीं है। लेकिन अगर अकाउंटिंग सारी कैश बेसिस पे शुरू हो जाए तो सेल तभी क्रेडिट होगी जब कैश डेबिट होगा। तो क्या एंट्री हो रही होगी? और एक्सपेंस तब डेबिट हो रहा होगा जब वो पे हो रहा होगा। तो एक्सपेंस की भी हमेशा एंट्री क्या होगी? इट मींस रिसीवेबल और पेएबल्स बहस से निकल जाएंगे। ये सारा जो रिसीवेबल और पेएबल्स का चक्कर है, ये अक्रूवल बेसिस की वजह से। क्या हमारी बुक्स में कोई ग्रेजुटी पेएबल का हेड बन रहा होगा? अक्रूवल बेसिस की वजह से। लेकिन जिन सालों में आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करके पेएबल की एंट्री कर रहे होंगे, उन सालों में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही होगी। टैक्स वाले सिर्फ किस दिन का वेट कर रहे होंगे? जिस दिन अल्टीमेटली पेमेंट होनी है। अब यहाँ जरा फुल कंसंट्रेट करना है। जब पेमेंट होगी तो हम अकाउंटेंट्स की एंट्री करेंगे। ये ज्यादती कर रहे हैं अब आप लोग। थोड़ा और हंसले, मैं जरा बात मैं भी हाथ हिला दूंगा। यकीन आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे और कर तो काफी अच्छे से रहे थे। मैं कह रहा था रहने देता हूँ, लेकिन आपने कहा हम भी फिर रहने नहीं देते। तो मेरा ख्याल अपना नुकसान आप कर रहे हैं। यकीन वो कुछ तो हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल है ये रह गया। व्हाट इज द डबल एंट्री जब आप ग्रेजुटी पे कर रहे होंगे? पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। हम अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करके कैश क्रेडिट कर रहे होंगे। लेकिन उस दिन जब हम ये पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री कर रहे होंगे, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री हो रही होगी? एक्सपेंस डेबिट। और उन्होंने एक्सपेंस बनाना ही ग्रेजुटी के अगेंस्ट कब है? जब उसकी पेमेंट होनी है। तब फॉर एग्जांपल कोई अपने एम्प्लॉय हायर किया और उसके 1 साल की सर्विसेज हो गई, क्या आपने ग्रेजुटी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा उसका? लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई है तो करंट टैक्स की वर्किंग में आप क्या एडजस्टमेंट कर रहे होंगे? कुछ कर रहे होंगे करंट टैक्स की पेमेंट, करंट टैक्स की वर्किंग में। क्या आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में ग्रेजुटी एक्सपेंस आ रहा होगा? लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई है तो इस साल ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं हो रहा होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एड बैक करना पड़ेगा। ये एड बैक का सिलसिला आप कब तक एज इट इज करते जा रहे होंगे? आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रही, टैक्स वाले ये एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहे होंगे, आप एड बैक कर रहे होंगे। फाइनली काइंडली वो अकाउंटिंग ईयर जरा जहन में लाएं जिसमें सपोज ग्रेजुटी की पेमेंट हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट कीजिएगा। ग्रेजुटी की अगर पेमेंट हुई है तो हमारी एंट्री क्या होगी? पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट होने से हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? लायबिलिटी कम हुई है और कैश कम हुआ है, हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। हमने क्यों नहीं इसे एक्सपेंस बनाया? हम तो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो पेमेंट करने से एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी की एंट्री दोबारा बोले पेमेंट के वक्त, आराम से बोले दोबारा। पेएबल डेबिट होने से क्या होगा? लायबिलिटी कम हो रही है। कैश क्रेडिट होने से एसेट कम हो रहा है। दिस एंट्री विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हमारे अकाउंटिंग में इस एंट्री से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्या जिस साल आप पेमेंट कर रहे होंगे, टैक्स वाले इस ग्रेजुटी की पेमेंट को एज एन एक्सपेंस अलाउ कर रहे होंगे, आप क्या करेंगे? एड बैक करेंगे या लेस करेंगे? एड बैक क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि हमने अब एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा, अब सिर्फ पेमेंट लेस हो रही होगी। इन अदर वे, एक और एंगल से सोचा जरा, इज इट पॉसिबल कि कुछ एम्प्लॉइज ने इस साल सर्विसेज दी हो
और कुछ पुराने एम्प्लॉयज शायद इस साल रिटायर हुए हों। तो अगर ये दोनों इवेंट्स किसी सेम ईयर में हो गए हैं कि कुछ एम्प्लॉयज ने फर्दर सर्विसेज दी, आपने उनका एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और कुछ पुराने एम्प्लॉयज आपके करंट ईयर में अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनको आप पेमेंट कर रहे होंगे, तब इस केस में फिर आप करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए ग्रेचुटी एक्सपेंस जो आपने एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया होगा उसे ऐड बैक कर रहे होंगे, और अगर कोई ग्रेचुटी पेमेंट हुई है तो उसे आप लेस कर रहे होंगे। पेज नंबर 51 पे जरा दोबारा जाएं, जहां हम एंट्रीज पढ़ रहे थे उसके नीचे एक हेडिंग थी, उधर ही शुरू में ट्रीटमेंट ऑफ क्या, ट्रीटमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ, एक सेंटेंस गौर से पढ़ें, क्या ऐड बैक होता है और क्या लेस होता है। ये वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ग्रेजुटी एक्सपेंस ऐड बैक करेंगे और ग्रेजुटी पेमेंट इफ एनी को हम डिडक्ट कर रहे होंगे। क्या ये काम, ये दोनों चीजें किसी सेम ईयर में हो सकती हैं? और अगर नहीं है तो डेफिनेटली जो चीज है हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। ग्रेजुटी एक्सपेंस क्यों ऐड बैक होता है? क्योंकि एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे अलाउड नहीं है। पेमेंट क्यों लेस होती है? क्योंकि टैक्स वाले पेमेंट ही को एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। मेरी बात को समझ आई है सर? प्लीज बेटा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, आप लोग प्लीज इधर उधर फिरते जा रहे हैं, क्वेश्चन में फिर हम डिस्टर्ब होंगे। गेम बड़ी सीरियस भी है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। सीरियस इन सेंस सोचना तो बराबर पड़ेगा, वाई हम एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं, वाई हम ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे खर्चा अलाउड नहीं है, और वाई हम पेमेंट लेस कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट बेसिस पे एक्सपेंस अलाउड है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ग्रेजुटी एक्सपेंस ऑलवेज इन अकाउंटिंग? Expense debit, payable credit. And what is that gratuity entry in tax always? Gratuity expense debit, cash credit. There is no concept of payable with respect to gratuity in income tax ordinance. Payable का concept सिर्फ accounting में because of accrual basis है। टैक्स वाले ग्रेजुटी के खर्चे को पेएबल बेसिस पे नहीं, accrual बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं। काफी देर से आपके ज़हन में था अब चुप करता है, अब चुप करता है, लेकिन मैं अभी भी चुप नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोबारा, नंबर 9, नंबर 8। जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ था उसी वक्त से आपकी ये ख्वाहिश थी, तो इंशाल्लाह ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाएंगी। पॉइंट नंबर 8 देखें पेज नंबर 50 पे। कोई नहीं, हमारा बैग भी बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन जहन बंद नहीं है। पॉइंट नंबर 8 दोबारा गौर से देखें। क्या ये जो अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस है टेम्परेरी है या परमानेंट है? क्या ग्रेजुटी के अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस है? अक्रूवल एंड कैश। हम एक्सपेंस बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, टैक्स वाले बनाते हैं कैश बेसिस पे। क्या ये डिफरेंस परमानेंट है या टेम्परेरी है? क्या हम भी एक्सपेंस बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, दोनों एक्सपेंस बनाते हैं, लेकिन हम अक्रूवल बेसिस पे और वो कैश बेसिस पे। क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? ऊपर नंबर 5 पे है, पेज 50। क्या इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस में अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस है? हम एक्सपेंस बनाते हैं, वो नहीं बनाते हैं, क्या यहाँ डिफरेंस मौजूद है? टेम्परेरी है। परमानेंट क्यों है? हम खर्चा बना रहे हैं, वो खर्चा मान ही नहीं रहे हैं। वापिस नीचे नंबर 8 में आए, क्या डिफरेंस मौजूद है लेकिन टेम्परेरी क्यों है? हमने एक्सपेंस बना लिया है, इंशाल्लाह वो पेमेंट बेसिस पे बना लेंगे। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। घर के लिए क्वेश्चन के पेज नंबर बताएं जरा। एक बेटा मैंने पेज नंबर 30 रिवाइज करने को गया है, फंक्शनल करेंसी वगैरह का, ये नोट करें काइंडली जो लोग लेट आए। पेज नंबर 30 पर वीएन और काइंडली जो क्वेश्चंस के पेज नंबर बताइएगा। ये पेज नंबर 35 था, 35 और 36 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था शायद। बस अब पढ़ाई शुरू करें और काइंडली इस तरह नहीं करें क्लास पर। इंशाल्लाह जान आपकी तभी छूटनी है। 2 और 3 का था शायद। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑन पेज नंबर 35 एंड 36। अल्लाह हाफिज। तो बेटा लेकिन क्वेश्चन कैसे करेंगे यार?
मैं कहूँ क्वेश्चन करके आ जाना, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। इंशाल्लाह कल सवाल आ रहा है, कल सवाल आ रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन होगा तो सवाल होगा, सवालों का रहता थोड़ी सा। गेम बड़ी इंजॉय होगी, नहीं क्लियर होगी ना कुछ। कोई कंफ्यूजन प्लीज, जी मिस्टर सईद अहमद एंड वगैरह वगैरह, एनी कंफ्यूजन प्लीज। आप लोग बड़ा सीरियस हो पढ़ाई में, ऑनलाइन क्लास आपको क्या, अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई की तरफ जितना ध्यान नहीं देंगे उतने रिजल्ट याद आएगा।